हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे सीपीसीटी के प्रीवियस पेपर के बारे में। 4 मार्च 2023 शिफ्ट 2 का ये पेपर है। यहाँ पर हमने महत्वपूर्ण कुछ 1 से लेकर 12 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, जिनके आधार पर हम आने वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे ताकि आप आने वाले क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले भी हमने कुछ वीडियो सॉल्व किए हुए हैं, आप उनको प्लीज जरूर चेक करें। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, एक जेटा बाइट किसके बराबर होता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जेटा बाइट क्या होता है। तो मेमोरी जो होती है उस मेमोरी को नापने के लिए जिस भी यूनिट का यूज किया जाता है, यूनिट का मतलब होता है यहाँ पर इकाई। किसी भी चीज को नापने के लिए किसी ना किसी चीज का यूज किया जाता है, उसे हम यूनिट बोलते हैं। मेमोरी को नापने जिस यूनिट का यूज किया जाता है वो यूनिट्स के नाम होते हैं बिट। ठीक है, इसके अलावा और भी कई सारी यूनिट्स होती हैं, बिट, बाइट, केबी, जीबी, टीबी, इस तरह से कई सारी मेमोरी यूनिट्स बनाई गई हैं। जैसे अगर हम बात करें, जैसे कि आपके घर में मान लो चावल है, राइस, ठीक है। अब राइस को नापना तो पड़ेगा, तो राइस किस में नापेंगे आप, केजी में। तो किलोग्राम क्या है, उस चावल को नापने की यूनिट। इसके अलावा ग्राम, हाँ ग्राम में भी नाप सकते हैं आप। अगर कम है तो ग्राम में, ज्यादा है तो आप केजी में नापेंगे, क्योंकि ग्राम में नंबर बड़ा हो जाएगा। जैसे 4000 ग्राम, तो शॉर्ट में आप उसे बोलेंगे 4 केजी। इस तरह से अगर किलोग्राम ज्यादा हो तो हमने देखा है यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्विंटल्स में बात करने लगते हैं। क्विंटल ज्यादा हो जाएंगे तो हम टन में बात करने लगते हैं। इस तरह से यहाँ पे और भी चीजें बढ़ती चली जाती हैं। ऐसे अगर हम दूध की बात करें तो यहाँ पे हम बात करेंगे मिलीलीटर, लीटर, गैलन, इस तरीके से काम करते हैं। उसी तरह से यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक जेटाबाइट कितने के बराबर होता है, यानी कि जेटाबाइट एक बड़ी यूनिट होगी जो किसी छोटी यूनिट के बराबर होगी। अब वो किसके बराबर होगी वो पूछा जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए एक आपसे पूछा रहा है 1 किलोग्राम किसके बराबर होगा, और विकल्प आपके सामने कई सारे हों, तो आपका आंसर होगा 1000 ग्राम के बराबर होगा। क्यों, अगर आपको ये पता होगा तभी तो आप आंसर कर पाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे पूछा रहा है 8 जेटाबाइट किसके बराबर होता है। तो अब आप देखिए यहाँ पे मेमोरी में सबसे पहले जो होती है बिट होती है। बिट जो होती है वो 0 और 1 को रखती है, ठीक है, 0 और 1 यानी कि 2 डिजिट्स को। कंप्यूटर की लैंग्वेज एक ही होती है, 0 और 1, ऑफ और ऑन। कंप्यूटर केवल बाइनरी नंबर को ही सेव करते हैं और यही कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है। तो कंप्यूटर में जो भी जानकारी रखी जा रही है 0 1 में रखी जा रही है। बात हो रही है मेमोरी की, मतलब कंप्यूटर में कितना स्टोर कर सकते हैं। तो अगर हम 2 अंक स्टोर करते हैं 0 और 1, तो ये 1 बिट की जगह लेता है। फिर अगर हम इसमें मान लो जो 4 बिट लें, यानी कि हम इस तरह के 8 अंक को स्टोर करें, तो हमें एक निवल की जरूरत पड़ेगी। तो 4 बिट के बराबर क्या होता है, एक निवल होता है। यानी आप 4 बिट की जगह पर एक निवल भी बोल सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर 8 बिट या 2 निवल की जगह पर हम एक बाइट बोल सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 1000 ग्राम हो जाता है, तो हम 1000 ग्राम उसे बोल सकते हैं, लेकिन हम उसे 1 केजी भी बोल सकते हैं। इससे हमें आसानी होगी बोलने में। उसी तरह से बिट जब 2 अंक हो तो 1 बिट बोल देना है, और जब बिट ज्यादा हो, 4 बिट तक पहुंच जाए, तब उसे हम एक निवल भी बोल सकते हैं। ऐसे ही 8 बिट मिलके एक बाइट बनाते हैं, या 2 निवल मिलके एक बाइट बनाते हैं। यहीं तक आपको याद रखना है। इसके बाद बहुत सिंपल है, किलोबाइट 1024 बाइट, यानी कि अब 1024 बाइट मिलके एक किलोबाइट बनाएंगे, यानी कि 1 केबी। ठीक है, और इसके बाद बिल्कुल 1024 से ही चलेगा। शुरू में आप याद रखें बस 2 डिजिट मिलकर बनाएंगे 1 बिट, 4 बिट मिलकर बनाएंगे एक निवल, और 8 बिट में बनाएंगे बाइट। और ये 0 1 आप क्या समझ रहे हैं, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे लिखा राम लिखा, कंप्यूटर को राम तो समझ में नहीं आता। सबसे पहले ये 1010 में कन्वर्ट होगा इस तरीके से, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर करेगा, कंपाइलर करेगा। अब राम ने अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देखो इसने कितने लिए, 12। इसका मतलब इसने यहाँ पे, ये हम अगर देखें तो 1 बिट, 2 बिट, 3 बिट, 4 बिट, 5 बिट, 6 बिट यहाँ पे लिया। ठीक है, अगर ये 2 अंक और लेता तो ये कितने बिट हो जाते, 7 बिट, और ये 8 बिट। तो 8 बिट अगर हो जाते तो हम इसे बोलते राम ने 1 बाइट की स्टोरेज ली मेमोरी में। कितनी ली, 1 बाइट, क्योंकि ये 16 डिजिट हो चुके हैं जो कि 8 बिट के बराबर होते हैं, क्योंकि 1 बिट में 2 अंक होते हैं। तो समझ में आ रहा है ना आपको। आप जो भी फाइल बनाते हैं वो 0 1 में स्टोर होती है। कितने 0 1 होंगे उसके आधार पर सब बनाया गया है। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं, और 1 MB में 1024 केबी यानी किलोबाइट होते हैं। अब आप बस इसको ध्यान रखें कि बिट, निबल और बाइट। उसके बाद देखिए केबी, एमबी से मिलके बनता है केबी, कितने, 1024। जीबी मिलके बनता है एमबी से, ठीक है, यानी कि ये इससे मिल रहा है, ये इससे मिलके बनेगा। फिर अगला है टीबी, टेराबाइट। 1024 जीबी से मिलके बनेगा एक टेराबाइट, यानी कि गीगाबाइट से मिलकर बनेगा टेराबाइट, और टेराबाइट से मिलकर बनेगा पेटाबाइट। 1024 टीबी से पेटाबाइट। एक्साबाइट बनेगा पेटाबाइट से मिलकर 1024। और याद रखें यहाँ तक तो शॉर्ट में बोलते हैं, उसके बाद ऐसे शॉर्ट में नहीं बोला जाता, क्योंकि ये कम यूज होते हैं, लोगों को समझने में कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए इसको पूरा ही लिखा जाता है और पढ़ा जाता है। इसलिए आप भी इसे एक्साबाइट ही पढ़ें। टीबी जीबी नॉर्मल्स होते हैं, बट ये थोड़े एडवांस हैं।
इसके बाद जेटाबाइट, 10 से 24 एक्साबाइट मिलके 1 जेटाबाइट बनाते हैं। क्वेश्चन था 1 जेटाबाइट किससे मिलके बनता है, तो आंसर है 10 से 24 एक्साबाइट से, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, मेगाबाइट से तो 1 जीबी बनता है, किलोबाइट से तो आपका देख रहा है 1 केबी बनता है, सॉरी 1 एमबी बनता है, और यहाँ पे 1 पेटाबाइट से 1 एक्साबाइट बनता है। तो सही आंसर है ये। इसके आगे और भी होते हैं जैसे कि योटाबाइट, जेटाबाइट, यानी 10 से 24 जेटाबाइट मिलकर 1 योटाबाइट बनाते हैं, और योटाबाइट मिलकर व्रंटोबाइट बनाते हैं, और 10 से 24 व्रंटोबाइट मिलकर गिगाबाइट बनाते हैं। तो यहाँ तक तो आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसके बाद भी ढेरों हैं, लेकिन यहाँ तक है ये सबसे लास्ट है। इसकी बात बहुत सी बुक्स में की गई है, और बहुत सी का तो बस यहीं तक बात की जाती है, टीवी तक। सीपीसीटी का लेवल बढ़ता जा रहा है, अब वो जेटाबाइट तक भी पूछ रहे हैं आपसे क्वेश्चन, हो सकता है आने वाले दिनों में इनके भी पूछे जाए। तो आप इसको याद रखें, गीगाबाइट सबसे हाईएस्ट मेमोरी यूनिट्स होती है, 10 से 24 विंडो टाइप से मिलकर बनती है। तो उम्मीद आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन बैकग्राउंड, यानी कि स्क्रीन बैकग्राउंड और विंडो का मुख्य क्षेत्र है जहां पर आप फाइलों और कार्यक्रम का मतलब है यहाँ पे प्रोग्राम को खोल तथा प्रबंधित ओपन कर सकते हो, मैनेज कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड कहाँ पर होता है, तो हम सभी जानते हैं बैकग्राउंड डेस्कटॉप पर होता है। डेस्कटॉप किसे बोलते हैं, मैं अपने कंप्यूटर पर आपको दिखाता हूँ। विंडो की के साथ आप डी दबाएंगे तो डायरेक्ट डेस्कटॉप पे आप आ जाएंगे। ये डेस्कटॉप है, यहाँ पे मेरे मुख्य प्रोग्राम जो भी है वो भी दिखाई दे रहे हैं, फाइलों को भी मैनेज में कर सकता हूँ। ये मेरा डेस्कटॉप बैकग्राउंड है, इस पूरी बाहरी स्क्रीन को हम डेस्कटॉप बैकग्राउंड बोलते हैं। विंडो की के साथ फिर से डी दबाएंगे तो आप वापस से प्रेजेंटेशन पे आ जाएंगे जो मैं अभी चला रहा हूँ। तो विंडो की के साथ आपको क्या दबाना होगा, डी, इससे आप कहाँ जाएंगे, डेस्कटॉप पर। ये शॉर्टकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आप एक चीज और ध्यान रखें, डेस्कटॉप जो होता है उसके कुछ एलिमेंट्स भी होते हैं, जैसे कि डेस्कटॉप में इन्हें क्या बोला जाता है, आइकन्स बोला जाता है। ठीक है, ये दिख रहे हैं। इसके अलावा इसे स्टार्ट बटन बोला जाता है। यहाँ पर इस पूरी पट्टी को हम बोलते हैं टास्क बार, जिसपे जो भी प्रोग्राम ओपन होते हैं वो दिखाई देते हैं, यानी जो भी आप टास्क कर रहे हैं वो इस टास्क बार पे दिखाई देते हैं। इसे नोटिफिकेशन एरिया बोलते हैं। जैसे मोबाइल में कुछ भी नोटिफिकेशन आती है वो ऊपर की तरफ आती है, ऐसे कंप्यूटर में कुछ भी नोटिफिकेशन आती है वो इस तरफ आती है, इसे हम नोटिफिकेशन एरिया बोलते हैं। जैसे कि मेल आया, या साउंड वॉल्यूम कम ज़्यादा करना, या फिर नेटवर्क को चेक करना, इंटरनेट कनेक्शन है या नहीं, इस तरह की नोटिफिकेशन जब भी कुछ आएंगे तो हम यहाँ नोटिफिकेशन एरिया में चेक करेंगे। इसको पॉइंटर बोला जाता है, जिसको आप देख रहे हैं एरो को, तीर को हम पॉइंटर बोलते हैं। इस पूरे को हम डेस्कटॉप बोलते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह, और इसे हम बोलते हैं बैकग्राउंड, जो पीछे वॉलपेपर है इसे हम बैकग्राउंड बोलते हैं। तो ये विंडोज के कुछ एलिमेंट्स हैं, ये आपको याद रखने होंगे। सभी विंडोज में लगभग एक ही एलिमेंट्स होते हैं, चाहे विंडोज 7 हो, चाहे विंडोज 8.1 हो, चाहे विंडोज 10 हो, चाहे विंडोज 11। स्टार्ट बटन, नोटिफिकेशन एरिया, आइकन, डेस्कटॉप, बैकग्राउंड, पॉइंटर सभी में होता है। एक टाइपराइटर डिवाइस की तरह है जिसका उपयोग किसी कंप्यूटर प्रणाली में अक्षर, अंक, कमांड टाइप करने के लिए किया जाता है। तो बिल्कुल सही है, टाइपराइटर आपने देखा ही होगा, बहुत टाइम पहले भी चलता था, अभी बहुत सी जगह यूज किया जाता है। उसी को रिप्लेसमेंट हम देख सकते हैं कीबोर्ड के रूप में। तो कीबोर्ड एक टाइपराइटर की तरह ही डिवाइस होता है, बस कीबोर्ड कंप्यूटर से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है, जिसका आप यूज कर सकते हैं कुछ भी इनपुट देने में। तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन या कमांड्स देते हैं। कंप्यूटर को अगर कुछ भी काम देना है तो हम कीबोर्ड की मदद से दे सकते हैं, माउस से भी दे सकते हैं, कीबोर्ड से भी दे सकते हैं, बट यहाँ पे कीबोर्ड की बात हो रही है तो आप याद रखें। और ये भी याद रखें, कीबोर्ड जो होते हैं वो 2 तरीके के आते हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। एक कीबोर्ड जो होता है इसे हम बोलते हैं यूएसबी कीबोर्ड, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूएसबी कीबोर्ड, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, आपको यही देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा एक और कीबोर्ड टाइप होता है, इसे हम बोलते हैं PS2 कीबोर्ड, PS2 कीबोर्ड। ठीक है, PS2 पिन में 6 पिन होते हैं, 1 2 3 4 5 6। पिछले वाले एग्जाम पूछे गए थे PS2 में कितने पिन होती हैं, तो 6 होते हैं, शायद हो सकता है आगे भी पूछा जाए। तो यूएसबी और PS2 2 तरह के कीबोर्ड माउस होते हैं। कीबोर्ड भी 2 तरह के होते हैं, माउस भी 2 तरह के होते हैं, एक यूएसबी कीबोर्ड, यूएसबी माउस, PS2 कीबोर्ड, PSP माउस। अब इन दोनों की फंक्शनलिटी में कोई भी अंतर नहीं आता, यानी कि ये कीबोर्ड और ये कीबोर्ड बिल्कुल सेम है, बस पोर्ट का ही अंतर आता है। यूएसबी या फिर कुछ पुराने कंप्यूटर जो आते हैं उनमें अभी भी PS2 पोर्ट देखने को मिलता है, वहां पे आप PS2 माउस या PS2 कीबोर्ड लगा सकते हैं, बट अब ये देखने को नहीं मिलता है, बट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान रखें। लैपटॉप वगैरह में तो यूएसबी कीबोर्ड ही लगाए जाते हैं, तो ये प्रचलन में अब बाहर है, बट क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं, तो आप इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट हमारे पास सी भाषा में डिवीजन अर्थमेटिक ऑपरेटर द्वारा दर्शाया जाता है। तो डिवीजन मतलब जो भाग करते हैं हम, तो सिंपल है, सी भाषा हो चाहे C++, सभी में डिवाइड का सिंबल इसी को प्रेजेंट किया जाता है, यानी कि ये तो प्लस होता है, ये माइनस, ये मल्टीप्लाई और ये भाग। ठीक है, भाग को अब ये नंबर से होता रही तो इसको यानी यूज करके इसको यूज किया जाता है। यहाँ पे बात हो रही है अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो ऑपरेटर कई तरह के होते हैं, जैसे कि एक ऑपरेटर होता है यूनरी ऑपरेटर और एक होता है बाइनरी ऑपरेटर।
आपको ये पता होना चाहिए यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर क्या होते हैं, और उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेटर क्या होता है। देखिए यहाँ पे लिखा मैंने 5, यहाँ लिखा मैंने 6, तो 5 + 6, तो यहाँ पे प्लस जो है इसे हम बोलते हैं क्या, ऑपरेटर। ठीक है, यानी इन पे जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है यहाँ पर, तो इसमें जो सिंबल का यूज किया जा रहा है वो ऑपरेटर प्लस का है। इनको हम बोलते हैं 5 और 6 को ऑपरेंड। क्या बोलेंगे इनको, ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स वो होते हैं जो ऑपरेशन में भाग लेते हैं, जैसे कि इस प्लस ऑपरेटर के साथ जो वैल्यू लिखी जा रही है उन्हें हम ऑपरेंड्स बोलते हैं। तो ये ऑपरेंड है, ये ऑपरेंड है और ये ऑपरेटर है। अब यूनरी ऑपरेटर क्या होते हैं, ऐसे ऑपरेटर, यानी कि ऐसे ऑपरेटर जो अकेले काम कर जाएं उन्हें हम यूनरी ऑपरेटर बोलते हैं। अकेले मतलब अकेले एक ऑपरेंड्स पे काम कर जाए, मतलब जैसे 5 लिखा मैंने, -5, तो ये क्या है, माइनस एक यूनरी ऑपरेटर, क्योंकि सिंगल काम कर रहा है। ऐसे मैंने यहाँ पे लिखा +6, ये भी क्या है, यूनरी ऑपरेटर। लेकिन मैं ऐसे मल्टीप्लाई 5 नहीं लिख सकता, इसके साथ एक और चाहिए ही पड़ेगा। तो इस तरह से जब बन जाए तो इसे हम बोलते हैं बाइनरी ऑपरेटर। मतलब ऐसे ऑपरेटर जिन्हें काम करने के लिए कम से कम 2 ऑपरेंड्स की जरूरत पड़े उन्हें हम बाइनरी ऑपरेटर बोलते हैं। जैसे कि 6 × 2, तो ये प्लस, ये मल्टीप्लाई क्या है, एक बाइनरी ऑपरेटर। ऐसे हम बात करें डिवाइड की, तो 7 डिवाइड, जैसे 17 डिवाइड 10, तो यहाँ पे ये क्या है, ये भी एक बाइनरी ऑपरेटर है, क्योंकि इसको भी डिवाइड करने के लिए हम सिंगल नहीं लिख सकते ऐसे, इसका कोई सेंस नहीं बनेगा। बट -5 -10 हम लिख सकते हैं। तो प्लस माइनस क्या है, यूनरी ऑपरेटर है, और ये क्या है, बाइनरी ऑपरेटर, जो दो या दो से ज्यादा ऑपरेंड को यूज करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे ऑपरेटर्स में। इसके अलावा ऑपरेटर्स के और भी टाइप बताएगा, ये तो ओवरऑल 2 कैटेगरी हम बोल सकते हैं। मेनली जो टाइप्स होते हैं उसके अंदर सबसे पहला जो होता है वो होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर में आपको लॉजिकल संबंधित ऑपरेटर्स आते हैं, जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, भाग, है ना, ये वाले, और मॉडुलस। ये रिमाइंडर को रखता है, ये शेषफल भागफल को रखता है, ये शेषफल को रखता है, ये मल्टीप्लाई करता है, ये सब्ट्रैक्शन घटाता है, और ये जोड़ता है। इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे कि कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर क्या होते हैं, कंडीशन को बताते हैं, जैसे कि लेस देन छोटा है, बड़ा है, बराबर है, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू। ठीक है, तो इस तरह के सिंबल जो यूज किए जाते हैं, और नॉट इक्वल टू, इन्हें हम बोलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। ये किसी किसी कंडीशन को दिखा रहे हैं। कंडीशन क्या होता है, जैसे कि बड़ा है, छोटा है, इस तरह। इन्हें रिलेशन ऑपरेटर भी बोला जाता है, जो रिश्ता दिखाते हैं, रिलेशन ऑपरेटर भी इन्हें बोला जाता है। इसके अलावा इसमें और भी होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट का मतलब होता है जो वैल्यू असाइन करने में मदद करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। इसमें एक ही आता है, इक्वल। इक्वल एक क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। जैसे x की वैल्यू 5 है, तो ये क्या है, एक असाइनमेंट ऑपरेटर, जो इसकी वैल्यू को असाइन कर रहे हैं। 5 की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है, 5, तो ये जो ऑपरेटर यूज किया गया इसे बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और भी मैंने आपको 3 तरह के ऑपरेटर टाइप बता दिए, और ऊपर 2 कैटेगरीज बता दी, यूनरी और बाइनरी। डिवीजन यानी कि भाग देना, और इसके नाम इसी सिंबल का यूज करते हैं। ये सिंबल कैरेट का सिंबल कहलाता है। पिछले एग्जाम में पूछा गया था, इस सिंबल को क्या बोला जाता है, कैरेट। कैरेट का काम क्या होता है, जैसे कि 2 की पावर 4 अगर आपको लिखना है तो 2 की पावर 4 ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन आप इंटरनेट पर ऐसे नहीं लिख सकते 2 की पावर 4, क्योंकि वो ऊपर नहीं जाएगा। एमएस वर्ड एक्सेल पे तो चला जाएगा सुपर स्क्रिप्ट से, बट नॉर्मली नहीं जाता है। तो आपको इसको इस तरह से प्रेजेंट करना होता है, 2 कैरेट 4, इसका मतलब 2 की पावर 4 या 5 की पावर 6, इस तरीके से आप बता सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को क्रिएट मतलब बनाना, संपादन मतलब एडिट करना, और फॉर्मेट मतलब सजाना, स्टोर करना, रिट्रीव करना, प्रिंट करना आदि कुल मिलाकर एक शब्द है। तो किसी डॉक्यूमेंट्स को बनाना हो, उसको एडिट करना हो, उसको सजाना हो, ये सब काम किस पे करते हैं, तो आप सभी को पता है ये सब काम एमएस वर्ड पर करते हैं। ठीक है, तो एमएस वर्ड तो एक प्रोग्राम का नाम है। इन प्रोग्राम्स को हम बोलते हैं वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर कई सारे सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, जैसे कि एक तो हमारे सामने एमएस वर्ड है, इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे कि हमारे सामने डॉक है, गूगल का डॉक। इसके अलावा ओपन ऑफिस का भी होता है, ओपन ऑफिस का। ठीक है, तो ओपन ऑफिस में भी वर्ड आता है आपके सामने, तो आप वहां पर भी यूज करते हैं, एमएस वर्ड में भी करते हैं, डॉक में भी करते हैं। तो वर्ड प्रोसेसिंग, यहाँ शब्दों को प्रोसेस किया जाता है, यानी लिखकर जो भी लेटर वगैरह टाइप करना, प्रिंट करना, ये काम जिस भी सॉफ्टवेयर पर होता है सभी सॉफ्टवेयर को वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर बोला जाता है। ठीक है, और स्प्रेडशीट डिजाइन में आपके एक्सेल और शीट इनकी बात होती है। वेब डिजाइन में तो वेबसाइट निर्माण की बात हो रही है, जैसे HTML वगैरह लैंग्वेज की यूज करेंगे। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आप एक्सेस, MS एक्सेस, SQL इनका यूज करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे सही आंसर इसका होगा वर्ड प्रोसेसिंग में, वर्ड प्रोसेसिंग जो डॉक्यूमेंट्स को बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास,
विच ऑफ दिस इज आर बेसिक फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर का बेसिक फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो एक्सेप्ट करना, यानी कि कंप्यूटर आपके सामने है, ठीक है, ये सीपीयू आपके सामने है, मेन कंप्यूटर इसे ही बोला जाता है, ये इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करता है, हाँ एक्सेप्ट करता है, लेकिन यहाँ पे लिखा है ओनली, केवल एक्सेप्ट करता है ऐसा नहीं है। डेटा को प्रोसेस करता है, हाँ बिल्कुल करता है, लेकिन पीछे लिखा है ओनली, ओनली प्रोसेस नहीं करता है, एक्सेप्ट करता है, प्रोसेस करता है, फिर उसे स्टोर भी करता है, यानी कि तीनों चीजें करता है ये। तो डेटा एक्सेप्ट करता है, प्रोसेस करता है और स्टोर भी करता है, ये सारे काम होते हैं। तो सीपीयू को यहाँ पे 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा जो है इसे हम बोलते हैं यहाँ पे एमयू, यानी कि मेमोरी यूनिट। दूसरा हिस्सा होता है उसे हम बोलते हैं सीयू, कंट्रोल यूनिट। और तीसरा हिस्सा होता है बोलते हैं हम एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट प्रोसेस करता है, एक तरह से ऐसा बोल सकते हो, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये सारे काम एएलयू द्वारा किए जाते हैं। ये किसके भाग हैं? सीपीयू के। तो सीपीयू के 3 भाग होते हैं। मेमोरी यूनिट जो मेमोरी को यानी कि स्टोर करने का काम करता है। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करने का काम करता है, कौन सी प्रोसेस कब जानी, किसको जानी। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना आदि काम करता है। तो ये आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एमएस वर्ड 2016 में निम्न में से किस मेनू का उपयोग करके मेल मर्ज प्रक्रिया संपन्न की जाती है? बहुत ही ज्यादा अच्छा ऑप्शन होता है मेल मर्ज। ओवरऑल समझाऊं मेल मर्ज क्या होता है? देखिए ये आपके सामने डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ पे आपने एक लेटर लिखा, ठीक है, इस तरीके से, और आपको ये लेटर भेजना है। आपके पास एक लिस्ट है, 1 नाम, 2 नाम, 3 नाम, 4 नाम, 5 नाम, ऐसे आपके सामने 100 नाम है। अब ये आप लेटर 100 लोगों को भेजना चाहते हैं, लेकिन इंडिविजुअली, मतलब हर एक लेटर पे उसी व्यक्ति का नाम है जिसको हम भेजना चाहते हैं। तो आप अगर खुद से करेंगे ना तो बहुत टाइम लगेगा। आप मेल मर्ज का यूज करेंगे, मर्ज मतलब जोड़ना। तो आप इस लिस्ट के साथ इसको जोड़ देंगे, इससे क्या होगा, ऑटोमेटिक लेटर लिखा हो जाएगा इस तरीके से। टू जैसे लिखेंगे तो यहाँ पर ये पहला नाम जो है वो यहाँ आ जाएगा और एक लेटर पूरा लिखा हो जाएगा। ऐसे दूसरा लेटर अपने आप बन जाएगा जिसमें दूसरा नाम आ जाएगा। ऐसे यहाँ जितने नाम है, मान लो 100 नाम है, तो यहाँ पे हमारे पास 100 लेटर बन के आ जाएंगे और सब अलग अलग होंगे, यानी पर्सनलाइज मेल्स या पर्सनलाइज लेटर होंगे हमारे पास। हर एक लेटर इंडिविजुअल किसी एक के लिए लिखा गया है, बट लिखा हमने एक ही बार था। एक लिस्ट बनाई हमने, लेटर को लिखा, इन दोनों को मर्ज कर दिया। जैसे शादी का कार्ड होता है, आप छपवाते तो एक जैसे शादी कार्ड है, आपने 1000 या 500 या 200 शादी कार्ड छपवा लिए, फिर आपने उन मेहमानों की लिस्ट बनाई, इनको आपको इनवाइट करना है, और आपने क्या किया, शादी कार्ड में नाम और एड्रेस जगह खाली छोड़ दी। फिर आप इस लिस्ट के आधार पर नाम और एड्रेस यहाँ पे लिख देते हैं। इसी तरह से आपको एक लेटर टाइप करना है जिसमें नाम और एड्रेस जगह खाली छोड़नी है। फिर इस लिस्ट के आधार पर ये डेटा ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। शादी कार्ड में तो आपको भरना होता है, कंप्यूटर पे आपको ये भी नहीं करना। ये काम मेल मर्ज आसानी से कर देता है। मेल मर्ज का वीडियो चैनल पे आप उसको जरूर देखें। तो इसका सही आंसर है मेलिंग। तो मेलिंग टैब में आपको देखने को मिलता है मेल मर्ज ऑप्शन। तो 2016 हो चाहे 2010 या 2007, सभी में मेलिंग के अंदर ये ऑप्शन दिखाई देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। एमएस एक्सेल 2019 में जब ऑटो करेक्ट एक अवांछित सुधार करता है, अवांछित मतलब जो हमने नहीं चाहा बस हो गया, तो इसे दबाकर पूर्व मतलब पहले ऐसा किया जा सकता है। देखिए ऑटो करेक्ट होता क्या है, इसे प्रैक्टिकली हम देख के लेते हैं एमएस वर्ड में, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। तो यहाँ पे मैं एमएस वर्ड को ओपन करता हूँ। एमएस वर्ड 2019 हो चाहे 10 या 7, ये कमांड सभी में काम करती है। यहाँ पे मैं साइज को बड़ा करता हूँ, फॉन्ट साइज को। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा COMPUTAR, ठीक है। अब आप ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पे C स्मॉल है, OMPUTAR मैंने लिखा हुआ है। अब मैं बस दबाऊंगा स्पेस। अब आप बोल रहे होंगे मैंने गलत लिखा हुआ है, हाँ मैंने गलत लिखा है। ऑटो करेक्ट का काम मैं समझा रहा हूँ। जैसे ही मैं कंप्यूटर लिखकर स्पेस दबाऊंगा, ऑटोमेटिक आप देखेंगे यहाँ E हो गया और यहाँ अपने आप कैपिटल हो गया। इसे हम बोलते हैं ऑटो करेक्ट। ऐसे यहाँ पे मैं और भी गलत लिखूँ AWOUT अबाउट, और जैसे ही मैं स्पेस दबाऊंगा तो देखिए ये ऑटोमेटिक सही हो गया। ऐसी बहुत सी स्पेलिंग्स हैं जो दबाते समय गलती से लिखी हो जाती हैं। एमेजॉन में एक फंक्शन सेव है ऑटो करेक्ट, जिससे ऑटोमेटिक उनको करेक्ट कर देते हैं। अब मैं चाहता हूँ नहीं, मुझे डबल V ही लिखना था, तब आप Ctrl Z प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे पहले तो स्मॉल हो गया और फिर Ctrl Z, तो देखिए अबाउट में वापस से डबल V आ गई। तो आप Ctrl Z दबा के उसको पूर्ववत यानी पहले जैसा कर सकते हैं। ऑटो करेक्ट और भी जगह काम करता है, जैसे कि आप अगर ब्रैकेट के अंदर TM लिखते हैं और ब्रैकेट को अगर आप क्लोज करते हैं तो ऑटोमेटिक ये ऊपर हो जाता है। ये भी ऑटो करेक्ट आप चाहते हैं, लेकिन ऐसा ना हो तो Ctrl Z आप दबाओ। क्यों? क्योंकि आप इसको ऐसे ही लिखना चाहते हैं, ऑटो करेक्ट से तो वो चेंज हो रहा है। ऐसे ही आप यहाँ पे आप 12th लिखते हैं और स्पेस जैसे दबाएंगे TH ऊपर चला जाएगा, बट आप चाहते हैं ना जाए। वैसे तो जाना चाहिए, लेकिन आपको लग रहा है नहीं जाना चाहिए, तो Ctrl Z आप दबाएं, नॉर्मल हो जाए। तो ये ऑटो करेक्ट का ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर Ctrl Z ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में कौन सा एमएस वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है? तो कैरेक्टर मतलब होते हैं अक्षर, जैसे कि ABCD या कोई भी अक्षर, जैसे कि आप कोई भी ब्रैकेट्स लगा रहे हैं कुछ भी। कैरेक्टर मतलब जो भी आप लिखते हैं, उनकी फॉर्मेटिंग मतलब होता है सजावट। तो फॉन्ट स्टाइल मतलब उसको लिखने का स्टाइल बदलना, ए ऐसे लिखा हो जाएगा, और भी अलग अलग स्टाइल्स होती हैं वो। फॉन्ट मतलब देखिए, फॉन्ट स्टाइल मतलब होता है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ठीक है। वो फॉन्ट में होता है जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, यानी कि आप राइटिंग को बदल सकते हो, फॉन्ट होता है। फॉन्ट स्टाइल में आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं अक्षरों को। साइज में कर सकते हैं, इस साइज को बड़ा कर सकते हैं, ए छोटा लिखा है तो आप ए को बड़ा कर सकते हैं। इसके अलावा जो अलाइनमेंट है वो कैरेक्टर पे काम नहीं करता है, वो पूरे पैराग्राफ पे काम करता है। जैसे कि आपके सामने पेज है, तो आप इस पेज में अपने जो भी लिखा गया उस पेज को, मैटर को लेफ्ट साइड में ला सकते हैं, उसे अलाइन लेफ्ट बोलते हैं। पेज को बीचों बीच ला सकते हैं, उसे अलाइन सेंटर। पेज के राइट में ला सकते हैं, उसे अलाइन राइट बोलते हैं। इसके सिंबल्स कुछ ऐसे होते हैं, जैसे कि ये सिंबल जो है, जो मैं बना रहा हूं आपके सामने, ठीक है, ये इधर से बिल्कुल बराबर है, इसे बोलते हैं अलाइन लेफ्ट। इसका शॉर्टकट है Ctrl+L। और अगर हम ऐसे कर दें इसको इस तरीके से, तो आप देख पा रहे हैं बिल्कुल बराबर है इस तरफ से, इसे बोलते हैं अलाइन राइट। इसका शॉर्टकट है Ctrl+R। और अगर दोनों तरफ से बराबर ना हो, कुछ इस तरीके से हो, लेकिन ना यहाँ से बराबर ना यहाँ से, इसे हम बोलते हैं सेंटर। इसका शॉर्टकट है Ctrl+E। और जब सभी तरफ से बराबर हो इस तरीके से, तो इसे हम बोलते हैं जस्टिफाई। शॉर्टकट है Ctrl+Z। एमएस वर्ड में आप इसे एक बार देख लें, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ टाइप किया, तो देखिए ये जो है ना अलाइन, आप देख पा रहे हैं लाइन है, ये लेफ्ट है। अब मैंने इसे कर दिया राइट अलाइन, तो देख पा रहे हैं पूरी तरीके से बराबर हो गया यहाँ से। और जब हम इसको करते हैं सेंटर, तो देखिए यहाँ से बराबर नहीं है, यहाँ से बराबर नहीं, सेंटर हो गया। और जस्टिफाई से कहो दोनों तरफ से बराबर हो, देखिए यहाँ से बिल्कुल बराबर हो गया, और यहाँ से भी देखिए एकदम से बराबर हो गया। तो उसी के शॉर्टकट है Ctrl+L, Ctrl+E, Ctrl+R और Ctrl+J। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। FTP का पूर्ण रूप क्या है? तो FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये तो याद ही रखना होगा। मैं आपको ये समझा सकता हूँ कि प्रोटोकॉल क्या है। तो प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, अगर आपसे कोई भी पूछे तो आप एक ही लाइन में आंसर दें, सेट ऑफ रूल्स, ठीक है। रूल्स का सेट को हम प्रोटोकॉल बोलते हैं। अब ये बात हो रही नेटवर्क पर, तो कोई भी फाइल एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क कैसे ट्रांसफर होगी, इसके लिए इंटरनेट के प्रोटोकॉल्स बनाए, इधर हम IP बोलते हैं। ऐसे एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे फाइल कैसे ट्रांसफर होगी, इसके लिए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बनाए गए। ऐसे ही मेल कैसे ट्रांसफर हो, उसके लिए SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बनाए गए। यानी कोई भी फाइल जब कहीं से भी जाती है तो प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डिपेंड करता है उस पर कौन सा प्रोटोकॉल लागू होगा। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का हिस्सा है, जो ये दिखाता है कि एक फाइल दूसरी डिवाइस में किस तरह से ट्रांसफर होगी। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ऐसा कुछ नहीं होता है, सही आंसर इसका यही है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 2016 में किसी दस्तावेज का नामकरण करते समय सेव एज डायलॉग बॉक्स में फाइल रूप बदलने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया था? फाइल का स्वरूप बदलने की बात हो रही है, मतलब आपकी जो फाइल होती है, जैसे कि मान लिया MS वर्ड 2016 में काम कर रहे हैं, तो आपकी फाइल टाइप होगी DOCX। ये एक्सेल MS वर्ड का एक्सटेंशन टाइप होता है। एक्सेल का एक्सटेंशन टाइप होता है XLSX 2016 में, और पावर पॉइंट का होता है PPTX। किसी दस्तावेज का नामकरण करते समय सेव एज डायलॉग बॉक्स में फाइल स्वरूप बदलने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो सेव एज टाइप का, यानी कि आप सेव एज टाइप की मदद से इसी डॉक्यूमेंट को आप PDF में सेव कर सकते हैं। इसके अलावा आपके सामने XML फॉर्मेट और भी बहुत सारे फॉर्मेट्स आते हैं, एक बार हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं। ये डॉक्यूमेंट ऐसे मुझे सेव करना है, तो सेव का शॉर्टकट Ctrl+S होता है, सेव एज का शॉर्टकट F12 होता है, तो आप F12 से भी सेव कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सेव एज टाइप में ये DOCX में सेव हो रहा है। अगर मैं इसे चाहूँ तो यहाँ पे देखिए मेरे सामने कई सारे ऑप्शंस हैं। DOC यानी कि MS वर्ड 2003 के जो वर्जन है उनमें सपोर्ट करता है। PDF में मैं इसको सेव कर सकता हूँ, XML में सेव कर सकता हूँ, ऐसे और भी बहुत सारे फॉर्मेट मेरे सामने दे रखे हैं। तो हम यहाँ पे फाइल का टाइप बदल सकते हैं। अगर मैंने PDF सिलेक्ट किया, फिर इस फाइल को केवल PDF में ओपन किया जा सकता है, MS में ओपन नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में किस प्रारूप में MS वर्ड दस्तावेज को प्रत्यक्ष रूप से सेव नहीं किया सकता? तो वही क्वेश्चन फिर से आ गया। तो देखिए वेब पेज में हम कर सकते हैं, PDF में कर सकते हैं, XML में कर सकते हैं, अभी देखा हमने। इमेज के रूप में आप सेव नहीं कर सकते। प्रत्यक्ष रूप से मतलब डायरेक्ट सेव नहीं कर सकते, लेकिन इनडायरेक्टली कर सकते हैं। इनडायरेक्टली कैसे?
जैसे कि एमएस वर्ड की जो फाइल है उसको आप खोल के उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, जैसे कि एक वेबसाइट है आई लव पीडीएफ। इस आई लव पीडीएफ पे अगर आप जाएंगे तो वहां पे एक ऑप्शन आएगा डॉक टू इमेज। तो इससे आप उस वेबसाइट की मदद से इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट डायरेक्टली तो कोई ऑप्शन नहीं दिया गया एमएस वर्ड में, तो सही आंसर जेपीजी है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी दिक्कत लगे कमेंट्स जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।